बच्चे के एडमिशन के लिए गए हैं, आप चोरी के केस में पकड़े गए हैं, या आप अपना मुकदमा लेकर पहुंचे हैं, जो भी होगा वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वैसा आपका पोस्चर होगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैरेक्टर कौन सा कर रहे हैं। सेकंड, जब आप कहीं पहुंचते हैं और कहीं बैठते हैं तो एक बात का बहुत जरूर ख्याल रखिए, अगर आप पब्लिक डोमेन में हैं और आप पब्लिक स्पीकर हैं और आप जो है वो लेक्चरर हैं, तो आप एक बात का ख्याल रखिए कि क्या आपकी आवाज हर किसी के कान तक पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच रही है तो आपको अपनी आवाज को बढ़ाना होगा। अक्सर देखा गया है स्कूल्स में कि टीचर टर्न होता है बोर्ड पे लिखने के लिए और यहाँ पे शोर होता है। शोर क्यों होता है? इसका कोई जवाब है आपके पास? जब टीचर टर्न होता है तो बच्चे शोर क्यों मचाते हैं? कोई बताए? कोई टीचर्स में क्या? कोई टीचर है आप पे? आप है। आप बताएं मुझे कि जब आप बोर्ड पे टर्न होती है लिखने के लिए बच्चे शोर क्यों मचाते हैं? मैं उन्हें देख नहीं पाती हूँ। एक और दूसरी बात, साइलेंस होता है। दोनों आप बताएं। मे भी टीचर की आवाज बच्चों तक नहीं पहुंचती। बस यही एक रीजन है कि जब आप टर्न होती हैं तो आपकी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंचती है। जब हम ऐसे होते हैं तो हमारी आवाज पहुंचती है। तो जब टीचर टर्न हो तो उसको अपनी आवाज को बढ़ा देना चाहिए ताकि बच्चों की आवाज ना आए। ये 90% टीचर्स का प्रॉब्लम है और वो इसको समझती नहीं। मैंने बहुत सारी स्कूलों में क्लासेस कंडक्ट की है और मैं टीचर्स को ट्रेन किया है कि आपको क्या करना चाहिए। ये बात समझिए कि जब आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो क्लासरूम हो, हर जगह पब्लिक का शोर उठेगा। थिएटर में भी आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। तो आवाज का पहुंचना बहुत जरूरी है हमारे परफॉर्मेंस के लिए, टीचर के परफॉर्मेंस के लिए। इज इट क्लियर? तो जब आप बॉडी लैंग्वेज पे आते हैं तो अपने पोस्चर को आप ठीक रखिए। 180 का एंगल यूज मत कीजिए, 45 के एंगल पे खड़े रहिए। जब बैठिए प्रॉपर बैठिए, बैक रेस्ट को इस्तेमाल कीजिए और अपने पैरों को प्रॉपर रखिए। कभी पैरों को ऐसे क्रॉस मत रखिए, कभी अपने पैरों से क्रॉस मत रखिए, कभी ऐसे ऐसे पैरों को मत कीजिए, अपने पैर ऐसे ऐसे मत कीजिए। मैं कई साल तक टेलीविजन पे एक प्रोग्राम करता था, बातें अनकही। वो बॉडी लैंग्वेज पे था और उसमें तमाम फिल्म स्टार्स की बॉडी लैंग्वेज हम बात करते थे। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक सबको हमने कवर किया था। तो उसमें एक बार अमिताभ बच्चन साहब जो है वो एक प्रोग्राम में आए थे, जो रफी साहब की बेटी ने किताब लिखी थी, उस किताब के इनॉग्रेशन के लिए आए थे। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो, देखिए रैंडमली पूछिए, कोई एक क्वेश्चन करता है, बहुत लोगों को फायदा पहुंचता है। हम अपने सेशन के आखिरी दौर में हैं और इस सेशन में ये दौर जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर, एक्टिंग हम कितने दिनों में या कितने महीने में? नो, एक्टिंग आप कितने दिनों में कितने महीने में सीख सकते, प्लीज। हाँ जी सर, वही एक्टिंग जो है उससे लोग पूछते हैं कि सर 6 महीने में एक्टिंग सीख जाते हैं क्या? मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने BA किया तो 15 साल लगे, आपको MA किया तो 17 साल लगे, तो क्या आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं डायरेक्ट जो है वो नर्सरी से MA कर लूं? प्रोसेस हर चीज का प्रोसेस है। आप नर्सरी में हैं, आप KG में हैं, आप सीनियर KG में, आप फर्स्ट में, आप सेकंड में, आप 10th में, 12th में, BA है, MA है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है। दिस प्रोसेस, एक्टिंग भी प्रोसेस है। या एक्टिंग वो नहीं है कि 4 गोली आप खा जाए आपको एक्टिंग आ जाए, ऐसा नहीं। तो प्रोसेस है। जितना आप एक्टिंग करेंगे, ये रियाज है, ये रियाज है। मैंने यहां तक सुना कि लता मंगेशकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी रोज रियाज करती थी। रियाज है।
अपने सुर को संभालती थी वो। आखिरी जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया था उसमें भी सारे गामा पादा नी सा पर गाया था, तो वो रियाज है। तो एक्टिंग जो है इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप जितना सीखेंगे आपको लगेगा कि दिलीप कुमार से किसी ने पूछा कि आपका बेस्ट रोल कौन सा है, दिलीप कुमार ने कहा आज तक मैंने किया ही नहीं है। प्रेमचंद से पूछा गया कि आपकी बेस्ट स्टोरी कौन सी है, प्रेमचंद से पूछा गया कि आपकी बेस्ट स्टोरी कौन सी है, प्रेमचंद ने कहा तो लिखी नहीं है। तो स्काई इज द लिमिट, आप जहां तक जाएं वहां तक उड़े, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई बंदिश नहीं है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, आपको एक मुकाम तक जाना ही है। यस, कोई क्वेश्चन? सर मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो स्टार्टिंग में आपने क्या बताया, मतलब थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? हमने अभी बात की थी यहाँ पर कि वॉइस कल्चर क्या होता है, और वॉइस कल्चर में हम लोगों ने ये बताया था कि उसमें कई सेगमेंट्स हैं। उसमें वॉइस कल्चर में जो है वो डिक्शन है, वेरिएशन है, पंक्चुएशन है, मॉड्यूलेशन है, ये अलग अलग तरह के हैं, इन सब से मिलकर बनता है वॉइस कल्चर। और वॉइस कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे पहले आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है। अगर आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि आप कौन है। तो आवाज़ का पहुंचाना बहुत ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों के साथ। एक क्वेश्चन और रह गया मेरे पास, ये बताइए कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ को खुद सुनते हैं? ईमानदारी से बोले, खुदा को गवाह करके कि अपनी आवाज़ को कितने लोग खुद सुनते हैं? आप जो बोलते हैं क्या अपने आप को आप खुद सुनते हैं? एकदम ईमानदारी से बोले। मतलब वॉइस में डाल के हम लोग नो, वैसे नहीं। आप उससे बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपनी आवाज सुन रही हैं या सुनती रहती है हमेशा? जब से बात करती है, इससे आप बात करते हैं, सुनती हैं? नहीं सुनती। वो तो हम बात नहीं करते यस, करेक्ट। ऐसे बहुत लोग हैं जो बात करते हैं और अपनी आवाज खुद नहीं सुनते, उनसे गलतियां हो जाती हैं। जब आप बात करते समय अपनी आवाज सुनेंगी तो आपसे गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। हमेशा जब बात करें अपनी आवाज को सुने। आपकी आवाज वायुमंडल में है, वायुमंडल एक टेक्निक आ जाएगी कि हो सकता है कि कोई ऐसी टेक्निक आए कि हम सब निकल जाए और कोई आए और रिकॉर्ड कर ले, पूरा हमारी साउंड रिकॉर्ड कर ले। हो सकता है, ये वो दिन दूर नहीं है कि हम सब निकल जाएंगे, एक कमरा खाली रहेगा, कोई एक आदमी आएगा, सबकी आवाज रिकॉर्ड कर लेगा, सारी बातें उसके पास आ जाएगी। खाता है तो क्या गलत करता है? उसको तो खाने के पैसे मिल रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर के पैसे जा रहे हैं, इतना फर्क है। देखिए आप कि हमारा पूरा मतलब कंप्लीट बदल चुका, हर चीज बदल चुकी है। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अब शब्द जो बोले जा रहे हैं, जो घटिया जबान बोली जा रही है, ये इस नाम पर बोली जा रही है कि जमाना है ऐसा, डिमांड है ऐसा, नेचुरल है, ऐसा बोलना चाहिए। और मैंने एक इंटरव्यू में आया था बहुत पहले मिड डे में, तो उनसे मुझसे पूछा कि इस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ आज से 15-20 साल पहले की, कि जिस तरह की फिल्में बन रही हैं इसमें आपके बारे में क्या कहेंगे? तो मैंने कहा था कि जो जबान है फिल्मों की वो बहुत घटिया होती जा रही है। अगर राइटर अपने डायलॉग के जरिए लोगों को बिरयानी खिलाएगा तो लोग बिरयानी खाएंगे, अपने डायलॉग के जरिए लोगों को वड़ा पाव खिलाएगा तो वड़ा पाव खाएंगे। राइटर क्या लिख रहा है, एक्टर क्या बोल रहा है, वो बहुत मैटर करता है। समाज ये फिल्में बनाती है, ये थिएटर बनाता है। अगर ये थिएटर ही गंदा हो जाए, ये फिल्में ही गंदी हो जाए तो समाज तो गंदा हो ही जाएगा। अब क्या करें? उस जमाने की फिल्मों में आप देखिए, आज से 30 साल के पहले की फिल्मों में आपको साला भी नहीं मिलता था, औरतें कलमुही बोलती थी, कलमुही, हरामी वर्ड भी नहीं मिलता था। ये सब अब कॉमन हो गया।
हम अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ हम वो फिल्में देख रहे हैं जिसमें हरामी भी बोला जा रहा है, साला भी बोला जा रहा है और गंदी गंदी गालियाँ भी बकी जा रही हैं और हम देख रहे हैं। यहाँ बेटी बैठी हुई है, उधर माँ बैठी हुई है, यहाँ बहन बैठी हुई है और आप बैठ के देख रहे हैं। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप सब एक ही कमरे के अंदर बैठे हैं। तो किस किस्म का कल्चर, किस तरह की सोसाइटी हम आने वाले दौर में देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मैं तो अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि मैं 30 साल पहले का मैंने दौर देखा हुआ है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने अच्छे लोगों को देखा है। मैंने उस बॉम्बे को देखा है जिस बॉम्बे में रोज शाम में पानी के पाइप के जरिए रोड धोया जाता था। मैंने बॉम्बे देखा है। बाकायदा म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती थी पाइप लेकर और पानी से पूरा रोड धोते थे वो। मैंने वो दौर देखा है। मैंने वो दौर देखा है जब रोज बसें सुबह शाम धोई जाती थी, रोज ट्रेनें सुबह शाम धोई जाती थी। मैंने वो दौर देखा है। हम उस दौर के लोग हैं जिसने बताया है कि माँ की इज्जत क्या है, बहन की इज्जत क्या है, बेटी की इज्जत क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है। हमारे यहाँ तो बुजुर्ग कोई गुजरता था, हम उसको भी देख कर झुक के सलाम करते थे। हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। लेकिन आज आपकी अपनी फैमिली का बच्चा भी आपके सामने आता है तो आपको विश नहीं करता। तो समाज एकदम बदलता जा रहा है और इस समाज को बिगाड़ने में, इस समाज को पूरा बनाने में बहुत हद तक हाथ जो है फिल्मों का, टेलीविजन का और वेब सीरीज का है। क्योंकि अब पढ़ने का दौर खत्म हो गया। आप ये नहीं कह सकती हैं कि किताबें गलत हैं। किताबें अब नहीं हैं। हमारे पास किताबें कहाँ हैं? हम किताबें खरीदते कहाँ हैं? जो भी है ये सामने है। तो अब इसके लिए इसका क्या अंजाम होगा ये खुदा ही बेहतर जाने। लेकिन ये कि हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम अपने सोसाइटी को, अपने एरिया को इन सब चीज़ों से पाक रखें। दुनिया कुछ भी करे, हम कम से कम ना करें। और कोई क्वेश्चन ड्रामे के ताल्लुक से आपने यहाँ क्वेश्चन कर दिया, कोई ड्रामे के ताल्लुक से कोई क्वेश्चन पूछो और एक क्या पूछो? आप बस पूछिए। सर हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, सपोज मैं पुलिस का कर रही हूँ, तो मतलब वो कैरेक्टर को हम लोग जो सेकंड्स के लिए प्ले करके फिर उसमें से निकल के आते हैं, तो उसके अंदर ही रहने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब क्या होता है, 2-4 डायलॉग बोलने के बाद लगता है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत है, मतलब तो झूठ है, मैं तो रियल ऐसे नहीं हूँ, मैं कहाँ पुलिस हूँ, तो ऐसा निकल के आता है। मतलब वो कैरेक्टर के अंदर ही रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या होता है ना कि मैं भी कुछ देर पहले, आप नहीं आई थी, कीजिए स्विच ऑन, आपने परफॉर्म किया, लाइट्स ऑफ हो गई, आपने कैरेक्टर भूल जाइए, अगेन शॉट, अगेन स्विच ऑन। एक्टर को स्विच ऑन स्विच ऑफ रहना चाहिए। आप पूरा कैरेक्टर कैरी मत कीजिए अपने साथ। कहां लेके जाएंगे कैरेक्टर? आपका शॉट खत्म, भूल जाइए, फिर आइए, फिर करिए। मतलब मैंने 2 बड़ी आर्टिस्टों के साथ काम किया है, स्मिता पाटिल और श्रीदेवी। अब मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा है। श्रीदेवी जब आती थी सेट पर तो ऐसे बैठी रहती, पता नहीं श्रीदेवी बैठी हुई, शूटिंग चल रही है, मैं रेडी। और जब यहां आती थी तो श्रीदेवी थी, और जब वहां थी तो कॉमन लेडी थी। पता नहीं कौन बैठा हुआ है, आप निकल जाइए, पता नहीं कौन बैठा हुआ है, कोई टेंट्रम नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठी। मैंने प्ले देखा, छिन्न मराठी प्ले था, उसमें मेन कैरेक्टर जो था स्मिता पाटिल का था। उस प्ले को मैंने असिस्ट भी किया था। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो स्मिता पाटिल जब रिहर्सल में भी आती थी तो वेरी कॉमन लेडी, आगे बैठ गई ऐसी। जब स्टेज पे आती थी तो परफॉर्म करती थी, और जब वो स्टेज पर परफॉर्मेंस में आती थी तो कमाल करती थी। बैक स्टेज पे बैठी है तो अलग औरत है, स्टेज पे आती है तो अलग औरत है। तो ये वो लोग हैं जो स्विच ऑफ स्विच ऑन एक्टर है। जब तक लाइट है वो कैरेक्टर है, लाइट ऑफ कैरेक्टर बोल गया। तो आप भी अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ कैरी मत कीजिए, कैरेक्टर को घर मत लेके जाइए। लाइट्स ऑफ हो गई, नॉर्मल जाइए, ये बेस्ट है। मैं आपका नाम जानूं? जी, मैं मिसेस विनीता लांबाते। जी। अच्छा,
आज यहाँ पर आपने एड देखा था, क्या देखा, कैसे मालूम आपको यहाँ? नहीं नहीं, मैं सर से जुड़ी हूँ काफी टाइम से। सर जुड़ी हैं, उन्होंने आपको हाँ बताया हाँ, होगा। मैं आर्टिस्ट हूँ सर के साथ। ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं आप, जी। फिर तो आप सिखा सकती हैं सबको। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ। नहीं तो आज मुजीब खान साहब के बारे में क्या राय रखती हैं आप? हाँ, वो जो उन्होंने जो हमको जो सिखाया है, हमारी ये भी वर्कशॉप में भी सिखाया और जो क्लास में भी सिखाते थिएटर में, तो बहुत बेस्ट सिखाते हैं पूरा वो। और खास करके पंक्चुएशन, बॉडी लैंग्वेज और जो बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कि अपने को कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पर उन्होंने वो सिखाते, वो बिल्कुल दिल से सिखाते, एक अपनी फैमिली की तरह हमको ट्रीट करते हैं वो, और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। आपको बता दूं, मैं एक्टिंग से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा जो जुनून की हद तक शौक है वो है म्यूज़िक। और मेरे घर में हर 15 दिन पे, बल्कि कल रात भी हुई थी, सिंगर और सुनने वाले। तो ये जो इन्होंने बताया अभी क्या क्या सीखा है, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो आपका सिंगिंग हो। ज़मीन को और ज़मीन बोल देंगे आप तो वहीं पर रेपुटेशन जो है अदाकार की या सिंगर की गिर जाती है। अरे यार, ये तो ख्वाब को ख्वाब बोल रहा है, हैं? तो प्रोनाउंसिएशन ये आप लोग जब भी आप आएँ, बहुत, मैं क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के क्लास लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लेता मैं किसी चीज़ में भी, ना मैं पत्रकारिता में पैसा लेता हूँ, ना ही सिंगिंग सिखाता हूँ। मैं खुद नहीं गा पाता लेकिन सिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे आजकल स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल। ये रफ़ी गाने आए थे, मुकेश पे आ गए, बस वो मैंने इनके अंदर देखा मुकेश, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन, जिनकी लैंग्वेज उर्दू है, मतलब ख़ानदानी, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर लैंग्वेज या माहौल का मामला ये होता है कि मजबूरी है भाई, घर में माँ बाप बोल जा रहे हैं और ख्वाब को ख्वाब तो हमें ही बोलनी है, तो वहाँ पर अगर आप आ रहे हो इस इंडस्ट्री में, लता मंगेशकर मैडम ने मौलवी एक साहब रख के उनसे उर्दू सीखी थी बाकायदा, महाराष्ट्रियन थी वो, लेकिन उर्दू सीखने के लिए तलफ़्फ़ुज़ को उन्होंने कितनी मेहनत करी।